ਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, कि जे ये मिथ्या ही ने जी? कि रोड्स पे आप रोज देखते हो ट्रैफिक जैम हो गया। सिमिलरली आर्टरीज में भी हमारे जो है ब्लॉकेज है वो एक तरह से ट्रैफिक जैम ही हो गया कि गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती, उधर ब्लड आगे नहीं जा सकता। तो उसमें दो हमारे पास टेक्निक हैं। एक तो है कि हम सड़क को चौड़ी कर दें, या फिर पुलिसमैन जो होते हैं वो लाइन में गाड़ियों को भेजते हैं तो जैम रिलीव हो जाता है। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट का ये काम है, वो आपकी आर्टरी को बलून डाल के थोड़ा सा उसको फैला देंगे और उसके अंदर स्टेंट डाल देंगे ताकि ब्लड जाना शुरू हो जाए। लेकिन जो जैसे बार बार जैम होता है तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि वो थोड़े समय के बाद फिर से जैम हो जाएगा। तो उसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लाईओवर बनाते हैं। तो फ्लाईओवर में होता है कि उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है फिर सारी गाड़ियाँ जो ऊपर से जा रही हैं वो तो आराम से जाती रहेंगी, और जो नीचे वाली रोड है उससे भी गाड़ियाँ जितनी जा सकती हैं वो जाती रहेंगी। हार्ट में भी हम ऐसे ही वो बना देते हैं ना बाईपास, तो उसमें ग्राफ्ट दूसरी जगह से लेके वो ब्लड को, सर्कुलेशन को हम वहाँ से डाइवर्ट कर देते हैं जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके आगे। ਸਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है कि हार्ट अटैक होता है जिस समय आपकी नाली ब्लॉक है लेकिन हार्ट पंप कर रहा है, और अभी जो है इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन आपका फर्स्ट आवर जो होता है वो गोल्डन आवर होता है। तो अगर पहले 1 घंटे में अगर आप उसको सही से मैनेज कर लोगे और नाली खोल देंगे तो हार्ट को कुछ भी डैमेज नहीं होएगा। लेकिन एक सिचुएशन जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि हार्ट आपका पंप करना ही बंद हो गया, तो वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई बार रिदम की प्रॉब्लम होती है उससे भी हो सकता है, और फिर कई बार छाती खोलते समय वो नाली फट जाए तो पूरी बॉडी का ब्लड बह जाता है बाहर, फिर इमरजेंसी में हमको उसको बाईपास पे डालना पड़ता है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो लेकिन हमारे को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। 3 से 5 मिनट होते हैं, अगर उस दौरान हम उनको पंपिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो ब्रेन का सर्कुलेशन बंद रहने से ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। वो अगले दिन शादी चल रही थी और उधर वो पेशेंट कोलैप्स हो गए, और उनका फिर हम CPR करना शुरू किया और वो रिवाइव नहीं हो रहे थे CPR से। तो फिर हमको इमीडिएटली उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनकी चेस्ट खोल के ओपन कार्डियक मसाज हम कहते हैं ना, जिसमें हार्ट वो खोल के, छाती खोल के हम हार्ट को अपने हाथ से ही पंपिंग करते हैं, वो करके फिर हमने उनको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन पे डाल के उनका बाईपास कर दिया, और लकीली वो सर्वाइव हो गए। तो उधर उनकी शादी चल रही थी, इधर उनका CPR चल रहा था। पेट से भी हो सकती है, छाती में भी हो सकती है, बाजू में भी हो सकती है, जॉ में भी हो सकती है। कईयों को जैसे लेडीज़ को टिपिकल पेन होती नहीं, उनको हेडेक हो सकती है। जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो माहौल होता है वो जैसे एक बॉर्डर पे जंग होती है उस तरह का माहौल होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें छुपा भी लेते हैं और पूरी तरह से बताते नहीं, और फिर वो अंदर जाके हमको कई सरप्राइजेज़ भी मिलते हैं। पेशेंट इलाज के लिए हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको ये लगता है कि जो भी वो वहाँ पे खर्चा हो रहा है वो सारा डॉक्टर को ही जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जितने प्रोसीजर होते हैं उसमें से बहुत ही कम जो है डॉक्टर को फीस होती है, बाकी जो होता है हॉस्पिटल का खर्चा होता है सारा। लोगों को ऐसे भी लगता है कि डॉक्टर बहुत कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर की जो फीस है आज की डेट में, आप किसी प्लम्बर को उससे ज़्यादा पैसे दे देते हो एक छोटा सा काम करने के। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਬਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल।
सारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर दीपक पुरी हूँ, सीनियर डायरेक्टर कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरैसिक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ? सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो हार्ट अटैक के लोग सोचते हैं ना, टिपिकल सिम्टम की लेफ़्ट साइड में पेन होगी या कंधे में बाजू में पेन होगी, वो सबको नहीं होते। वो टिपिकल फैक्टर जो है, आधे लोगों को टिपिकल पेन होती नहीं है। या हम कहते हैं कि जो हमारी नाभि से ऊपर अगर कई बार जैसे जॉ में पेन हो गई, कभी जो है पेन बैक में रेडिएट हो रही है, तो कोई भी पेन है जो पेट से भी हो सकती है, छाती में भी हो सकती है, बाजू में भी हो सकती है, जॉ में भी हो सकती है। कईयों को जैसे लेडीज़ को टिपिकल पेन होती नहीं, उनको हेडेक हो सकती है, या उनको ऐसा लगता है कि कमज़ोरी हो रही है, या ऐसे समझ में नहीं आता, धड़कन होती है या कुछ ऐसा अजीब सी फीलिंग होती है। लोग सोचते हैं कि शायद ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग जो जैसे सोचते हैं कि ये जो मेनोपॉज के सिम्टम हैं उनसे कंफ्यूज कर लेते हैं। कई लोग एसिडिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को कई बार साइलेंट अटैक भी आ जाते हैं, तो उनको टिपिकल पेन हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। कईयों को वॉमिटिंग होती है, ठंडा पसीना आ जाता है। तो इसलिए जो हार्ट अटैक के सिम्टम हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि टिपिकल सिम्टम आएगा तभी हार्ट अटैक है। अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम है और अगर वो जो है बहुत ही आपको छाती में ऐसी कंजेशन हो रही है, सांस फूल रहा है, या धड़कन तेज हो रही है, या आपको अनईजीनेस हो रही है, तो हमको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है, वो डाइजीन ले लेते हैं या उनको कोई ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, पेन किलर लगा देते हैं। तो उससे जो क्रूशल टाइम वेस्ट होता है, उस दौरान जो पेशेंट की हालत ख़राब होती जाती है, और फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं कई बार वो कोलैप्स हो जाते हैं रास्ते में ही, या कई बार जो होते हैं वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इतना डैमेज हो चुका होता है कि हार्ट की पंपिंग भी कमज़ोर हो जाती है। तो अभी इंडिया में जो है वो हार्ट फेलियर के ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हार्ट अटैक के बाद वो ਟਾਈਮਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਿੱਥਾ ਹੀ ਨੇ ਜੀ? जो अटैक अगर आपको श्योर हो गया कि अटैक आ गया है, डिस्प्रिन से लोडिंग कर सकते हैं। और एक जो नाइट्रोग्लिसरीन की गोलियां आती हैं, सॉर्बिट्रेट की या एनजेजेड के नाम से आती हैं, वो जीभ के नीचे भी रख सकते हैं। तो उसको देने से थोड़ा बहुत ब्लड का सर्कुलेशन रिस्टोर हो सकता है और क्लॉट आगे बढ़ने से हम थोड़ा रोक सकते हैं। तो वो अगर आपके पास है अवेलेबल, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप अपने पास रख लीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो इमीडिएटली जो एम्बुलेंस आप कांटेक्ट करोगे तो उनके पास वो होती है, तो उसमें वो आपको जैसे ही आपके पास पहुंचेंगे वो पेशेंट को वो दवाई दे देंगे। और ट्रीटमेंट आपका वहीं से शुरू हो जाता है, आपके डोर से एम्बुलेंस में भी चलता रहता है। जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तब तक वो चलता रहेगा ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? जो हफीम होती है ना, वो मॉर्फिन जो होती है बेसिकली वो पेन रिलीफ के लिए है। वो आपको सेडेट कर देगी, पेन रिलीफ होगा। वो एक तरह से जैसे आपका अलार्म है, जो आपकी मॉनिटर होते हैं उनमें अलार्म होता है, तो वो अलार्म ऑफ कर देते हैं तो उसको अलार्म बजना बंद हो जाएगा। लेकिन अटैक को तो नहीं वो रोक पाएंगे, लेकिन आपको पेन महसूस होना कम हो जाएगा, जो आपकी एंग्जाइटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो मॉर्फिन हॉस्पिटल में भी जैसे पेशेंट आता है अटैक है उसको, तो पेन रिलीफ के लिए वो देते हैं वो, लेकिन वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ है। उससे ऐसा नहीं है कि अटैक बंद हो जाएगा आना, लेकिन वो पेशेंट को जो तकलीफ़ हो रही है उसको थोड़ा आराम देने के लिए जी। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग घर में लेते रहते हैं, उससे क्या होता है कि पेन होती है उनको खा लेते हैं, उसको रिलीफ आराम हो जाता है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे को आराम हो रहा है, लेकिन उससे क्या होता है कि बीमारी जो है वो बढ़ती है जा रही है और फिर किसी दिन सडनली पेशेंट कोलैप्स हो जाएंगे।
ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾੜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਤੁਸੀਂ किस तरीके ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ हो जी? बाईपास सर्जरी जो है, मैं लोगों को समझाने के लिए एक सिंपल बात बताता हूँ कि जैसे आपके रोड्स पे आप रोज़ देखते हो ट्रैफिक जैम हो गया है, सिमिलरली आर्टरीज में भी हमारे जो है ब्लॉकेज है वो एक तरह से ट्रैफिक जैम ही हो गया कि गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती, उधर ब्लड आगे नहीं जा सकता। तो उसमें दो हमारे पास टेक्निक हैं। एक तो है कि हम सड़क को चौड़ी कर दें, या फिर पुलिसमैन जो होते हैं वो लाइन में गाड़ियों को भेजते हैं तो जैम रिलीव हो जाता है। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट का ये काम है, वो आपकी आर्टरी को बलून डाल के थोड़ा सा उसको फैला देंगे और उसके अंदर स्टेंट डाल देंगे ताकि ब्लड जाना शुरू हो जाए। लेकिन जो जैसे बार बार जैम होता है तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि वो थोड़े समय के बाद फिर से जैम हो जाएगा। तो उसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लाईओवर बनाते हैं। तो फ्लाईओवर में होता है कि उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है फिर सारी गाड़ियाँ जो ऊपर से जा रही हैं वो तो आराम से जाती रहेंगी, और जो नीचे वाली रोड है उससे भी गाड़ियाँ जितनी जा सकती हैं वो जाती रहेंगी। तो उससे क्या होता है कि दोबारा हार्ट में भी हम ऐसे ही वो बना देते हैं ना बाईपास, तो उसमें ग्राफ्ट दूसरी जगह से लेके वो ब्लड को, सर्कुलेशन को हम वहाँ से डाइवर्ट कर देते हैं जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके आगे। तो उससे क्या होता है कि जैसे अगर कभी नीचे जो ओरिजिनल आर्टरी वो बंद हो जाए तो आपकी ऊपर वाली जो बाईपास की हुई है, ग्राफ्ट लगाया है, उसके थ्रू सर्कुलेशन जाता रहेगा। और अगर आपका बाई चांस कभी भगवान ना करे ग्राफ्ट में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो नीचे से सर्कुलेशन आपका जाता रहेगा। तो एक तरह से दो रास्ते आपके बन जाते हैं। और उसकी वजह से जो है एक तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा होता है, और दूसरा ये है कि उसको बार बार इंटरवेंशन की ज़रूरत कम पड़ती है कि बार बार जैसे एक स्टेंट डाला, फिर कुछ समय के बाद फिर ब्लॉक हुआ, फिर दोबारा कुछ किया। तो एक बार बाईपास करोगे तो ज़्यादातर वो लंबे समय तक उसको बेनिफिट रहता है। और जैसे सडनली डेथ होने की चांसेस भी कम हो जाते हैं कि जैसे स्टेंट में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो आर्टरी सडनली अगर बंद हो जाए और आप टाइमली इंटरवेंशन ना करवा सको तो सडनली डेथ भी हो सकती है। लेकिन बाईपास में थोड़े वो चांसेस उसके कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाईपास एक सेफ प्रोसीजर है, और जो ग्राफ्ट हैं वो कई बार लेग से भी ले सकते हैं, अंदर छाती के अंदर जो हमारी इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज होती हैं उसमें से भी ले सकते हैं, और रेडियल से भी लेते थे। तो आजकल एंडोस्कोपिक हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राफ्ट्स भी है जिसमें कि हम दूरबीन के द्वारा वो ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं विद इन फ्यू वीक्स अपने काम पे, चाहे वो आर्मी में काम करते हैं, एयरफोर्स में करते हैं, वो वापस काम पे जा सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। और उसमें कोई ऐसे नहीं होता जैसे पहले मिथ थे कि बाईपास कराने के बाद कई महीने तक अपने काम नहीं कर सकोगे, हैवी काम नहीं कर सकते, स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें जब बाईपास होने के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि उनको लगता है कि पहले तो हम ये कर ही नहीं पाते थे, और वो बहुत हैरान होते हैं कि अब तो हम कितना बेटर फील कर रहे हैं। और फिर बाद में उनको पछतावा होता है कि हमने पहले क्यों नहीं करा लिया बाईपास। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। जो हार्ट के ऑपरेशन होते हैं उसमें जो होता है, एक हमारे को पहले तो स्क्रब करके और फिर ड्रेस पहननी पड़ती है ऊपर, और एक लूप लगाते हैं जो मैग्नीफाई करते हैं, क्योंकि वो हार्ट की आर्टरी तो 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर की होती है, और उसमें हमको बहुत सारे टांके लगाने होते हैं। तो वो बहुत भी बारीकी का काम होता है। तो जिसको मैग्नीफाइंग लूप्स हम बोलते हैं वो लगाते हैं, और हेड पे यहाँ पे लाइट होती है, और ऊपर से भी हमारे 3 किस्म की लाइटें ऊपर से लगती हैं वो पेशेंट के फील्ड को दिखाने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे सिर पे पड़ती हैं। और कोविड में हमारे को एक एक्स्ट्रा वो पहनना पड़ता था। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो आम तौर पे सर्जरी जो होती है उसमें 3-4 घंटे
की सर्जरी अब होती है ज़्यादातर हार्ट की, लेकिन बहुत सारी सर्जरी लंबी भी होती हैं। और पहले जैसे एन्यूरिज्म्स की सर्जरी होती थी वो 12-12, 16-16, 18-18 घंटे भी होती थी। तो उसमें फिर आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते, आप लगातार ही आपको ऑपरेट करना होता है। और जब हम ऑपरेट करके अपनी ड्रेस उतारते थे तो हमारे जो कई बार होता है पूरे अंदर से जो हमने पहने होते हैं ग्रीन ड्रेस, वो पूरी गिल्ली होती है पसीने से। और अगर एक आम आदमी को उतना बोला जाए कि 8 घंटे वो सब पहन के खड़े हो तो उनमें से 90% लोग तो कोलैप्स ही हो जाएंगे। और ये तो फिज़िकली हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है वो समझना मुश्किल है। और दूसरी मेंटली जो होता है कि वो जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो एवरी मिनट हमारे को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। सिचुएशन, कभी हार्ट बीट की तरफ भी ध्यान होता है, हार्ट के ब्लड प्रेशर की तरफ भी, पेशेंट के सारे पैरामीटर, सैचुरेशन ऑक्सीजन की, और जो पेशेंट का ईसीजी है उसकी तरफ ध्यान होता है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है कि नहीं उसके ऊपर ध्यान है, पेशेंट का ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा उसके ऊपर ध्यान है। तो चारों तरफ हमारा ध्यान ऑक्यूपाइड होता है और हर चीज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार तो कुछ सेकंड की लैप्स से भी पेशेंट की जान जा सकती है। तो एक बहुत ही टाइट सिचुएशन होती है और ये बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग के बाद और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ओवर द ईयर्स जो होते हैं वो हमारे स्किल इतने रिफ़ाइन हो जाते हैं और हमारी जो अलर्टनेस इतनी रिफ़ाइन हो जाती है कि मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशंस भी जो होते हैं वो सक्सेसफुली हम लोग कर पाते हैं जी। जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो माहौल होता है वो जैसे एक बॉर्डर पे जंग होती है उस तरह का माहौल होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें छुपा भी लेते हैं और पूरी तरह से बताते नहीं, और फिर वो अंदर जाके हमको कई सरप्राइजेज़ भी मिलते हैं। तो हम हर समय हमारे को तैयार रहना पड़ता है। और कभी हार्ट के मामले में इमरजेंसीज़ भी आ जाती हैं तो उसमें वेट भी नहीं कर सकते, उसमें उसको पोस्टपोन भी नहीं कर सकते प्रोसीजर को। तो टाइम हमारे को राउंड द क्लॉक हमारे को तैयार रहना पड़ता है कि जिस समय भी ज़रूरत पड़े हम उसी समय जाके जो है सर्जरी परफॉर्म कर दें। और यूजुअली जो है सर्जरी हाई रिस्क पेशेंट में भी हम जब करते हैं तो हमको काफ़ी दिमाग में हमारे स्ट्रेस तो होता है। जो पेशेंट है वो तो चाहे घर जाके रिलैक्स भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को ऑन द टोज रहना पड़ता है ड्यूरिंग सर्जरी भी और आफ्टर सर्जरी भी। कई पेशेंट होते हैं जिनका हार्ट कोलैप्स हो जाता है, पेशेंट लेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हमको पंपिंग करके हार्ट रिवाइव करके भी उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके फिर बाईपास करना पड़ता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारी सर्जिकल टेक्निक्स काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और ज़्यादातर पेशेंट जो नॉर्मल रिस्क है वो तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के स्मूथली 2-3 दिन में चले जाते हैं। और जो ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं उनमें भी जो है ज़्यादातर पेशेंट ठीक होके ही चले जाते हैं। तो एक वो जो भय लोगों के दिल में है कि सर्जरी होगी तो पता नहीं क्या होगा या चीर फाड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जो पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता कि उनका क्या ऑपरेशन हुआ है, और जब एनेस्थीसिया के इफेक्ट से निकलते हैं तो काफ़ी स्मूथ रिकवरी होती है। तो अब पेशेंट्स को घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, जो सर्जरी है काफ़ी सेफ़ है। और हमको ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट किस में ज़्यादा है। अगर पेशेंट की ज़िंदगी के 5 साल, 10 साल, 15 साल बढ़ रहे हैं और जो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रहा है, तो उस प्रोसीजर को रिकमेंड करना चाहिए, रादर देन कि हम कोई ऐसा प्रोसीजर करें जिससे कि बाद में पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े और बार बार उनको दोबारा प्रोसीजर करवाने पड़े, और जिससे कि उनकी जो आयु है वो भी घट जाए। जी। तो इसलिए जो
एथिकली हमारे को जो सही एडवाइस है वही पेशेंट को देनी चाहिए। ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ होवे जी? हाँ, ऐसा बड़ी बार ही होता है। जैसे कई बार पेशेंट के पहले कोई और किसी चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लिया होता है, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट लिया होता है, कई बार छुपा देते हैं पेशेंट। कई बार पेशेंट ने कोई जोड़ों के दर्द के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ली होती हैं, वो छुपा देते हैं, फिर पता नहीं लगता। बाद में जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन होने लगती है, वो पता लगता है वो जो दवाई ली थी उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है, या पेशेंट को कोई और जैसे पार्किंसनिज्म के लिए या कोई ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट लिया है लेकिन पेशेंट छुपा देते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन बाद में फिर इंटरोगेट करने पे हमको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई है। कई बार पेशेंट की रेडियोथेरेपी मिली हो या कुछ हो, अंदर जो छाती के साथ जो हार्ट की बड़ी नालियाँ हैं वो चिपकी हों, और फिर कई बार छाती खोलते समय वो नाली फट जाए तो पूरी बॉडी का ब्लड बह जाता है बाहर, फिर इमरजेंसी में हमको उसको बाईपास पे डालना पड़ता है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो लेकिन हमारे को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है जी, क्योंकि जो कहते हैं ना, सोल्जर इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो उस तरह से ऐसी सिचुएशन कभी भी कहीं पे भी आ जाए तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। जैसे एक इंसिडेंस में मैं हवाई जहाज से आ रहा था तो वहाँ पे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसके लिए भी हमारे को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि उस समय कैसे रिवाइव करना, जहाँ पे कि उस सुविधा भी नहीं है हमारे पास। जी, लेकिन फिर भी हमको अपने अगर समय पे हम अपना मेंटल अलर्टनेस को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ, वो सिचुएशन पिछले साल आई थी जब मैं एक हमारी कार्डियोमर्जन की कॉन्फ्रेंस करके टोक्यो से वापस लौट रहा था। तो उस समय प्लेन में हमें कोई 1-1.5 घंटा हुआ था वहाँ से फ़्लाइट उड़ान भरने के बाद। तो उन्होंने अनाउंस किया कि एक पेशेंट सिक है, तो कोई अगर डॉक्टर हैं बोर्ड पे तो वो आके पेशेंट को देख लें। तो जब तक मैं पेशेंट को एकदम से रश करके गया वहाँ पे, तो पेशेंट जो है वो कोलैप्स हो रहे थे, और पेशेंट को जितना कोलैप्स होने से पहले बस इतना बता पाए कि मुझे यहाँ पे कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। तो फिर वो जो एयर होस्टेस थी उन्होंने उनको एक वो एंटासिड की गोलियाँ दी। तो उसके बाद फिर उनको फिर रिलीफ नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ समय के बाद फिर से उनको एयर होस्टेस को बोला कि मुझे ऐसे फिर से हो रहा है भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने दोबारा उनको दे दी गोली, लेकिन फिर उसके बाद पेशेंट जब हालत ज़्यादा ख़राब होगी फिर उन्होंने अनाउंस किया। तो वो पेशेंट जो है हमारे बात करते करते ही पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो उसमें मैं एक दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है। कि हार्ट अटैक होता है जिस समय आपकी नाली ब्लॉक है लेकिन हार्ट पंप कर रहा है, और अभी जो है इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन आपका फर्स्ट आवर जो होता है वो गोल्डन आवर होता है। तो अगर पहले 1 घंटे में अगर आप उसको सही से मैनेज कर लोगे और नाली खोल देंगे तो हार्ट को कुछ भी डैमेज नहीं होएगा। लेकिन एक सिचुएशन जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि हार्ट आपका पंप करना ही बंद हो गया, तो वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई बार रिदम की प्रॉब्लम होती है उससे भी हो सकता है। तो एक एरोप्लेन पे सडनली अगर ये सिचुएशन हो जाए तो, या कहीं पे भी हो जाए, तो हमारे पास सिर्फ 3 से 5 मिनट होते हैं। अगर उस दौरान हम उनको पंपिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो ब्रेन का सर्कुलेशन बंद रहने से ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में फिर हमने तुरंत उसको जो है एयरक्राफ्ट के फ्लोर पे लिटा के पेशेंट को, और फिर पंपिंग आर्टिफिशियल जो हम करते हैं उसको शुरू किया। और उसके बाद जो है उनको जो भी वहाँ पे उनकी फैसिलिटी अवेलेबल थी वो हमने उनसे मंगवाई कि फ़र्स्ट एड की क्या आपके पास फैसिलिटी है। और उसके बाद फिर जब पेशेंट को हम रिवाइव करते रहे, और फिर हमने क्रू को बोला कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और इनको तुरंत जो है किसी कार्डियक सेंटर में पहुंचाने की ज़रूरत है। तो जब तक पहुंचा नहीं पाएंगे तब तक हमको इनको कोशिश करना है कि इनके हार्ट का पंप करते रहें ताकि ब्रेन को सर्कुलेशन बना रहे।
तो फिर उन्होंने कहा कि अभी हम समुंदर पे हैं और यहाँ से जो नियरेस्ट लैंड है वो या तो चाइना है, वहाँ के लिए 3 घंटे लगेंगे। और अगर मैंने उनको पूछा कि चाइना अगर हम जाएं तो क्या ये गारंटी है कि वो हम लोग की बात मान लेंगे और तुरंत ट्रीटमेंट दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट श्योर। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप इंडिया में कहाँ पे नियरेस्ट ले जा सकते हैं उनको, तो क्योंकि फ़्लाइट दिल्ली जा रही थी और दिल्ली जाने के लिए तो 8-9 घंटे लगने थे। और तो फिर उन्होंने कहा कि कैलकाटा जा सकते हैं, वहाँ पे 5 घंटे और लगेंगे। तो फिर हमने उनको बोला कि ये 5 घंटे हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप फ़्लाइट डाइवर्ट करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है करो। फिर उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे मेरे साइन वाइन कराए और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप की कि जो ये इनको अटैक आया है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि फ़्लाइट को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तो फिर हमने वहाँ पे जाके एम्बुलेंस रेडी रखी थी, फिर उनको तुरंत नियरेस्ट कार्डियक सेंटर में ले जाके वहाँ पे उनका जब एंजियोग्राफी हुआ तो उसमें जो मेन उनकी एक एलएडी आर्टरी थी उसमें शुरू में ही टोटल 100% ब्लॉकेज थी। फिर उसको ब्लॉकेज को खोलने के बाद फिर वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर गए और अब वो ठीक ठाक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं हम बाहर हैं या कहीं पड़ोस में किसी को कुछ हो जाता है तो हमको हर वक्त मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। और जो ऐसे पेशेंट को रिवाइव करना एक हॉस्पिटल की सिचुएशन में जहाँ आपको बैकअप स्टाफ होता है, आपके पास सपोर्टिंग इक्विपमेंट होती है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर पेशेंट रिवाइव हो जाता है जी। 99% पेशेंट जो होते हैं अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो अगर वो आईसीयू सिचुएशन में है तो वो रिवाइव हो सकते हैं। लेकिन एक बाहर की सिचुएशन में जहाँ आपके पास कोई बैकअप नहीं है वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होता है ये टास्क जी। तो वो एफर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। तो जो सिचुएशन वो ऐसी बनाते हैं, क्योंकि मैंने वो फ़्लाइट जो थी वो 2 दिन पहले चेंज की थी। पहले मैं कैथे एयरवेज से जाने वाला था, फिर मैंने चेंज करके दूसरी एयरवेज से करी थी। तो मे भी वो सिचुएशन डेस्टिनी होती है जो आपको उस सिचुएशन में पहुंचाती है और जो काम आपसे करवाना है वो ਕਰਵਾ ਲੈਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं हैगा। नहीं, रब पे तो शुरू से हमको विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जो कि हम मेडिकल के हिसाब से देखें तो वो बहुत ही एक डेस्परेट सिचुएशन होती है या बहुत हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। कई बार हम ऑपरेट करते हैं जिसमें कि 90% चांस है कि वो सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन हमको अपना एफर्ट नहीं छोड़ना पड़ता। हम अपना पूरा एफर्ट करते हैं और बाकी का जो होते हैं हम बोलते हैं कि डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। तो उसमें ज़्यादातर हमने देखा है सिचुएशन में कि जब हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं और अल्टीमेटली तो जो कार्य उन्होंने हमारे को सौंपा है हमको वही करना है और तकरीबन पेशेंट ठीक होके ही चले जाते हैं। आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि अगर वो सही जगह पे पहुँच जाते हैं टाइम से तो ज़्यादातर पेशेंट ठीक होके ही जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी ठीक होके जाते हैं। सिर्फ अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ जाती है या कोई दिक्कत आती है और जान का खतरा ज़्यादा बढ़ता है जब पेशेंट डिले करते हैं अपना ट्रीटमेंट, जब वो टाइम से नहीं पहुंचते या फिर वो अपनी ट्रीटमेंट हाइड करते हैं या फिर वो कई बार ऐसे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं जिनका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ? हाँ, ऐसा बहुत बार आता है और रिसेंटली ये बहुत बार आने लगा है क्योंकि चारों तरफ तरह तरह के विचार फ्लोट करते रहते हैं। इंडिया में हर बंदा एडवाइस करता है चाहे वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है या नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं जिनकी बहुत ही क्रिटिकल ब्लॉकेजेस होती हैं वो इग्नोर करते हैं ट्रीटमेंट और वो कोई और ट्रीटमेंट करते हैं या पोस्टपोन करते रहते हैं। तो फिर सडनली जब खबर मिलती है कि वो पेशेंट नहीं रहे या वो अचानक कोलैप्स हो गए और उनको बचा नहीं पाए या हॉस्पिटल पहुंचते हैं इमरजेंसी में तो कोलैप्स हो चुके होते हैं और ब्रेन डेड हो चुका होता है,
तो उस समय हमारे को बहुत दुख होता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये पेशेंट अगर सही टाइम पे इलाज करवा लेते जैसा हमने उनको सुझाव दिया था, तो ये 20-25 साल ज़िंदगी के और जी लेते हैं, या मे भी अगर यंग पेशेंट है तो हो सकता है कि 40-50 साल और जी जाते हैं। जैसे एक बार एक पेशेंट को मैंने काउंसल किया कि आपकी बहुत ही टाइट ब्लॉकेज है आर्टरीज़ में, तो पेशेंट जो थे थोड़े एल्डरली थे, उनके साथ उनकी बहू आई हुई थी, तो फिर उनको बताया कि इमीडिएटली इनको एडमिट करके और हमको तुरंत ऑपरेशन की, बाईपास की ज़रूरत है। तो उन्होंने समझी सारी बात और उन्होंने कहा कि अभी तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होके नहीं आए थे और हम घर जाके सलाह करके हम तुरंत आने की कोशिश करेंगे। और फिर वो जो बहू है उनको ड्राइव करके गाड़ी में जा रही थी वापस, तो वहीं हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर पे जब वो एक राउंड अबाउट पे पहुँचे तो सडनली वो जो है बैठे बैठे ही वो कोलैप्स हो गए, ससुर जी उनके साथ जो बैठे थे। तो फिर वो लेडी बहुत होशियार थे, उन्होंने एकदम गाड़ी मोड़ के जो है वापस हॉस्पिटल में लाए इमरजेंसी में, और इमीडिएटली कॉल आया। और जब हम वहाँ गए तो उनका हार्ट बंद हो चुका था। फिर हमने उनको सीपीआर करके रिवाइव किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनको वहाँ से गाड़ी मोड़ के लाने में और पार्क करके पेशेंट को हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पहुँचाने में जो है तकरीबन 10-12 मिनट का टाइम लग गया। तो उस दौरान जो है वो पेशेंट ब्रेन डेड हो गए। तो हालांकि उनका हार्ट हमने रिवाइव कर दिया, लेकिन फिर भी वो क्योंकि ब्रेन डेड हो गए थे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह और भी कई सिचुएशंस होती हैं। जैसे एक पेशेंट थे जिनकी की बेटी की शादी थी, तो उनको हार्ट अटैक आ रहा था और उनको हार्ट की बाईपास सर्जरी हमने एडवाइस की, तो वो लेकिन शादी क्योंकि नेक्स्ट डे थी, तो उन्होंने हमारे को बहुत रिक्वेस्ट किया कि शादी होने के बाद ही हम करें बाईपास, और एक दिन का समय मांगा। तो फिर हमने उनको समझाया कि बहुत हाई रिस्क है और मतलब मुश्किल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी जो है वो जाहिर की। तो फिर उन्होंने कहा कि पेशेंट हॉस्पिटल में ही आईसीयू में रहेंगे और जो फैमिली है वो जाके बेटी की शादी करके फिर वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम उनका बाईपास करेंगे। तो लेकिन जब वो अगले दिन शादी चल रही थी और उधर वो पेशेंट कोलैप्स हो गए और उनका फिर हम सीपीआर करना शुरू किया और वो रिवाइव नहीं हो रहे थे सीपीआर से, तो फिर हमको इमीडिएटली उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनकी चेस्ट खोल के ओपन कार्डियक मसाज हम कहते हैं ना, जिसमें हार्ट वो खोल के, छाती खोल के हम हार्ट को अपने हाथ से ही पंपिंग करते हैं, वो करके फिर हमने उनको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन पे डाल के उनका बाईपास कर दिया और लकीली वो सर्वाइव हो गए। तो उधर उनकी शादी चल रही थी, इधर उनका सीपीआर चल रहा था। वो एक बहुत ही हमारे लिए भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, लेकिन हम उनको रिलेटिव को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो गया, और वो फिर हमारे को ही सारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करना पड़ा। लेकिन भगवान की जैसे वो रिवाइव हो गए, तो फिर बाद में उनको अब मिलने आते हैं तो हमारे को भी बहुत खुशी होती है कि टाइम से सर्जरी करके ये पेशेंट रिवाइव हो गए। एक और पेशेंट थे जो उनके बेटे की शादी थी, उनके भी ऐसी सिचुएशन हुआ था, वो भी सीपीआर करके उनकी बाईपास की थी तो वो रिवाइव हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे कि पेशेंट या तो पोस्टपोन करते हैं। एक लेडी थी जो जिनकी उम्र काफ़ी 80 से ऊपर थी और वो भी इग्नोर करते रहे अपने सिम्टम्स को। फिर उनकी जो कोलैप्स होने की सिचुएशन में आए तो उनको जब एंजियोग्राफी की तो उसमें मेन आर्टरी उनकी डिसेक्ट हुई हुई थी। फिर उसके बाद वो हार्ट उनका कोलैप्स हो के अरेस्ट हो गया। फिर उसको सीपीआर करके हमको रात के समय वो रिलेटिव्स भी जो अवेयर नहीं थे तो उन्होंने वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, उनके पास फंड्स भी नहीं थे। फिर हम लोग को जो है उनको समझाया इमरजेंसी सिचुएशन है, फिर हमने हॉस्पिटल से परमिशन लिया कि वो बाद में फंड्स जमा करवाते रहेंगे, लेकिन हमने इमरजेंसी में उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनका बाईपास कर दिया और लकीली वो ठीक हो गए। तो इस तरह से बहुत ही बार हमारे सिचुएशन आती है ज़िंदगी में, तो हमको सिचुएशन को संभालना पड़ता है और अलर्ट रहना पड़ता है जी। लेकिन हार्ट के मामले में जो है नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि
कई बार जो होता है आपने देखा है कि इंसान बैठे बैठे ही ढेर हो जाता है, और कोई ऐसी वार्निंग नहीं होती कि बस, जैसे कैंसर से लोग डरते हैं, क्योंकि कैंसर में जो होता है वो एक स्टेज के बाद दूसरी में जैसे जैसे आता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, उनकी पेन बढ़ जाएगी, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, तो वो स्ट्रगल कर कर के डेथ होती है। लेकिन हार्ट डिजीज़ में जो अपेरेंटली तंदुरुस्त होता है, रोज़ हम देखते हैं टीवी में कि वो 3 घंटे जिम करते थे और सडनली कोलैप्स होके मर गए। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे हमने जो है इवन स्क्रीनिंग के टेक्निक्स निकाले हैं, और हमने प्रोफार्मा भी बनाया है जो हम अपनी हमारी कार्डियोवर्जन की वेबसाइट पे भी है, जिसमें कि हमको पहले ही कई 10 साल 15 साल पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो जो प्रिडिक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनकी हिस्ट्री होती है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, डाइटरी पैटर्न कैसा है, हेरिडिटरी उनको रिस्क क्या हैं, वो सारे मिला के हम पेशेंट को पहले से ही उसको हम ये अवेयर करवा सकते हैं कि अगर आप अपने ये रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर लो तो आपको ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी और आप उससे बच सकेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी, और लोग सोचते हैं कि जब हम ठीक ठाक हैं तो हम क्यों डॉक्टर की एडवाइस लें। और ज़्यादातर लोगों का कंसेप्ट है कि डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब वो ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाए, लेकिन अगर जब वो अपेरेंटली हेल्दी होते हैं उस टाइम पे वो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना पसंद नहीं करते ਜੀ और रिस्क फैक्टर को भी कंट्रोल करना पसंद नहीं करते। ਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? विल पावर बहुत मैटर करती है। उसके मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक यंग पेशेंट था, उसके जो है एक्सीडेंट हो गया था उसका, और उसकी ट्रॉली उसके ऊपर से, ट्रैक्टर ट्रॉली उसके ऊपर से चली गई थी। उसके पसलियाँ जो हैं वो पूरी क्रश हो गई थी दोनों तरफ से, और उसका जो ये मांस फट के जो है हार्ट बाहर दिख रहा था, और लंग्स भी फट गए थे, और दोनों तरफ लंग्स में इंजरी थी। और हमारे पास वो आए वेंटिलेटर पे, और उनकी जो है ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ी थी, और उनके दोनों तरफ चेस्ट ट्यूब डली हुई थी जिसमें से हवा लगातार लीक हो रही थी। तो उनका हमने फिर साथ में उनको स्ट्रोक भी आया था, एक साइड पैरालाइज भी हो गया था उनको। तो फिर उनका हमने वीडियो असिस्टेड सर्जरी किया, और वीडियो असिस्टेड सर्जरी के बाद जो है वो उनके लंग्स को रिपेयर कर दिया, और उनके जो अंदर ब्लड इकट्ठा था वो सारा हमने बाहर निकाल दिया। उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत ड्रॉप हुआ था, तो वो सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह देके तो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। लेकिन उसके बाद जो, क्योंकि वो पैरालाइज थे और वो पेशेंट जो है उसको इससे वेंटिलेटर से वीन ऑफ करने में भी दिक्कत आ रही थी, और पेशेंट को जैसे आगे उनको फिजियोथेरेपी वगैरह करा रहे थे तो उसका बहुत प्रोग्रेस कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर उस समय पे हमने पेशेंट को, बाकी जैसे सब जो टीम थी वो काफ़ी डीमोरलाइज फील कर रही थी कि पेशेंट जो है ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर हमने उनको मोटिवेट किया, और वो फिर हमके रिलेटिव से पता लगा कि पेशेंट की एंगेजमेंट होने वाली है। तो फिर हमने पेशेंट को जो है वो हमारी बात समझ सकते थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, तो हमने फिर पेशेंट को समझाया बातों बातों में कि देखो तुम्हारी एंगेजमेंट है 2 महीने के बाद, तो उससे पहले तुमको उठ के चल के जाना है। और फिर हमने उनको मूवमेंट कराने के लिए ये इनकरेज किया कि देखो ये गुलाब का फूल है, ये आपने अपनी फियांसी को देना है, तो आप इसको पकड़ो और उसको कैसे दोगे ये हमको करके दिखाओ। तो इस तरह से हमने उनको मोटिवेट कर करके फिर कुछ उनको वीडियोस दिखाए, कुछ हमने मोटिवेटिंग अपने वीडियोस दिखाए, और कुछ उनको इनकरेज करके खुद लेके उनको वॉकिंग स्टार्ट करवाई। और फिर उनको धीरे धीरे जैसे वो कॉरिडोर में वॉक करने लगे, फिर उनको हॉस्पिटल के गेट तक बाहर ले जाके वहाँ पे गार्डन में ले जाना शुरू किया। और शुरू में जो थे हमारे
फिजियोथेरेपिस्ट को काफ़ी दिक्कत आ रही थी उनको कराने के लिए थेरेपी, लेकिन खुद खड़े होके हमने उनको इनकरेज कर करके और खुद भी पेशेंट को इनकरेज कर करके उनको काफ़ी मेहनत किया, और फिर वो पेशेंट काफ़ी रिकवर हो गए। और उसके बाद जब वो घर चले गए ठीक होके, उनकी ट्रेकोस्टमी भी निकल गई, और जब वो 2 महीने के बाद आए हमारे से मिलने, और तब उनकी मतलब एंगेजमेंट भी हो गई थी, और मैरिज के बाद भी फिर वो वाइफ को लेके मिलने आए, तो एक बहुत ही अच्छा खुशी महसूस हुई कि हमने इन पेशेंट को किस हालात में देखा था, और अब ये पेशेंट को कोई देख के कह ही नहीं सकता कि इनको कोई प्रॉब्लम हुई थी। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। विल पावर भी क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर हम ये सोचें कि इंसान में विल पावर नहीं है तो फिर तो गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं कि अब ये नहीं ठीक हो सकते। लेकिन विल पावर को क्रिएट करना पड़ता है और उसको इनकरेज करना पड़ता है, उसमें भी बहुत मेहनत लगता है जी। और वो ग्रेजुअली होती है, अब सडनली ओवरनाइट नहीं होती, तो जी। उसमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। और मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे सर्जन है हम तो बस सर्जरी करके काम ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बाद में पोस्ट ऑपरेटिव में भी आपको पेशेंट को मेंटली भी इनकरेज करना पड़ता है, फिज़िकली भी उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। और फॉलोअप में अगर हम रेगुलरली जैसे मेहनत करते हैं, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करते रहते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल देख लिया, वेट तो नहीं बढ़ रहा है, उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस तो नहीं बढ़ रहा है, और उनका डाइटरी पैटर्न ठीक है कि नहीं, तो अगर हम हर पेशेंट के साथ मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है कि हमारे तकरीबन ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो इवन 20-20, 25-25 साल के बाद भी आते हैं हमारे पास फॉलोअप में जब ठीक ठाक, तो फिर हमारे को खुशी होती है। अदरवाइज़ हम बहुत सारे देखते हैं जो इंटरनेशनल वो गाइडलाइंस बोलती हैं कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनका 5 ईयर सर्वाइवल बहुत कम होता है, और इंडियंस का जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनका मतलब 40% पेशेंट भी 5 साल सर्वाइव नहीं करते। लेकिन जो हम देखते हैं कि जो पेशेंट जो 15%, 20% पंपिंग के साथ पूरे फेलियर में आए थे और बाईपास करने के बाद रेगुलर फॉलोअप में आ रहे हैं, और उनको अगर सही दवाइयाँ भी प्रॉपरली मिल रही हैं, उनका लाइफस्टाइल भी अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो वो 20-20 साल तक ठीक रह रहे हैं। तो वहाँ पे हमको खुशी होती है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ऐसा है कि जो डॉक्टर की एक्चुअल लाइफ होती है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। लोगों को जो बाहर से इमेज दिखती है उनको लगता है कि जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हर चीज़ के लिए डॉक्टर को ही जिम्मेवार समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो डॉक्टर की जो प्रोफेशन है वो एक तरह से एक सर्विस है, ये एक प्रोफेशन नहीं है। इसमें जो है जितनी मेहनत लगती है एक डॉक्टर बनने के लिए उसका कोई हिसाब नहीं है। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है। जब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं अपने यंग एज में, तब वो दिन रात पढ़ रहे होते हैं, और कंपटीशन इतना हैवी है, 20 लाख लोग कंपटीशन में बैठते हैं, तो उसमें कुछ हज़ार लोग जो हैं वो डॉक्टरी में सिलेक्ट होते हैं, और गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो तो बहुत कम है, प्राइवेट में जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उतना फ़ीस। तो उसके बाद फिर 5 साल की कड़ी मेहनत है दिन रात की, उसके बाद फिर इंटर्नशिप है, फिर उसके बाद दोबारा जो स्पेशलाइजेशन के लिए फिर से जो है पूरी देश में कंपटीशन है। उसके बाद फिर वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलती है, वहाँ पे तो उसको रेजिडेंसी बोलते हैं, और रेजिडेंसी का मतलब है कि वो हॉस्पिटल में ही रहना है, दिन रात हॉस्पिटल में ही रहना है 3 साल के लिए। तो फिर कई दिन हो जाते हैं घर गए हुए भी, और दिन रात जाग रहे हैं, कभी 36 घंटे जाग रहे हैं, कभी 48 घंटे तक जाग रहे हैं, लगातार ड्यूटी करी जा रहे हैं। उसके बाद फिर
आगे सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो उसमें सुपर स्पेशलिस्ट के पास दिखाना है। तो सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए फिर 3 साल और पहले कंपटीशन करना है, फिर 3 साल और मेहनत करना है, और उसमें भी दिन रात की मेहनत है। उसके बाद फिर आपका एक्चुअल करियर शुरू होता है। तो जब तक उस सिचुएशन तक पहुंचते पहुंचते आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल चुकी होती है। उसके बाद फिर एक डॉक्टर को एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, उसको ओपीडी चाहिए, उसको ऑपरेशन थिएटर चाहिए, उसको आईसीयू चाहिए, उसको ट्रेन टीम चाहिए, स्टाफ चाहिए, उसको औजार कई किस्म के चाहिए, उसको दवाइयाँ अच्छी चाहिए। लेकिन वो सब डॉक्टर के हाथ में नहीं है, उसको किसी ना किसी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और जब पेशेंट इलाज के लिए हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको ये लगता है कि जो भी वो वहाँ पे खर्चा हो रहा है वो सारा डॉक्टर को ही जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जितने प्रोसीजर होते हैं उसमें से बहुत ही कम जो है डॉक्टर को फीस होती है, बाकी जो होता है हॉस्पिटल का खर्चा होता है सारा। तो उसमें हॉस्पिटल के स्टाफ का खर्चा होएगा, हॉस्पिटल की दवाइयों का खर्चा होगा, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट का खर्चा होगा, और रूम रेंट होगा, खाने का खर्चा होगा, टैक्स लगता है उसके ऊपर गवर्नमेंट का। तो वो सारे खर्चे जो है वो सारे सोचते हैं कि डॉक्टर को ही जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर को ऐसे नहीं होता। लोगों को ऐसे भी लगता है कि डॉक्टर बहुत कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर की जो फीस है आज की डेट में, आप किसी प्लम्बर को उससे ज़्यादा पैसे दे देते हो एक छोटा सा काम करने के। लेकिन जो डॉक्टर को एक्चुअल में डॉक्टर की कमाई है वो है जो उसकी गुडविल है, जो लोगों को ठीक करके जो उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है, उसको वो उसकी वजह से ही सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करता है। अदरवाइज़ इतनी मेहनत अगर किसी और प्रोफेशन में करेगा तो उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से कटेगी और उसके पास धन दौलत की भी कमी नहीं होगी। लेकिन जो डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ कि जो एक्चुअल में डॉक्टर सही मायने में बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि उनके दिल में सेवा की भावना होती है। जब इवन पेशेंट के रिलेटिव सो रहे होते हैं, डॉक्टर जाग रहा होता है, दिन रात मॉनिटरिंग चलती है, हर वक्त मोबाइल पे आता रहता है कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, पेशेंट का पल्स कितना है, बीपी कितना है, अब पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है। वो जब तक पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, वो अब जैसे सपोज़ हमने 10,000 ऑपरेशन कर दिए, तो 10,000 में से किसी भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको डॉक्टर को उसको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करता है, चाहे आधी रात हो। तो वो डॉक्टर हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। जब इवन कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आपके घर में कोई मिसहैप हो जाता है तो तब भी डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट से डिटैच नहीं हो सकता जी। इवन किसी की आप कर्मेशन में गए हो, वहाँ पे भी आपको फ़ोन आ जाता है, तब भी डॉक्टर अपने पेशेंट को अटेंड करना पड़ता है। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ ਸਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ सर्जरियां करनियां पैंदियां हैगियां ने जी। डॉक्टर जो होता है उसके लिए हर पेशेंट जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, और वो डॉक्टर पेशेंट के वेलफेयर के लिए अपना पूरा जी जान से मेहनत करते हैं, और मेंटली भी बहुत हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो उसकी वजह से जो है अब बहुत सारे ये एविडेंस आए हैं कि जो डॉक्टर की लाइफ स्पैन है वो एक एवरेज आदमी से तकरीबन 10 साल कम होती है, क्योंकि जो स्ट्रेस वो लेते हैं हर पेशेंट के लिए, उसकी वजह से उनका अपना ब्लड प्रेशर बढ़ने का, डायबिटीज़ होने का, हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, और बहुत सारी बीमारियां होने का रिस्क भी। कुछ फिर प्रोफेशनल हैज़र्ड भी होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जैसे कोरोना के दौरान बहुत सारे हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स की डेथ हुई और उनको कुछ भी कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल सका कहीं से भी। तो डॉक्टर्स के लिए एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि जैसे आर्मी में सोल्जर्स के लिए होता है कि उनको फ्री राशन मिलता है, उनको जो है कोई अगर शहीद हो जाए तो उनको 10 बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को ऐसा कोई सुविधा नहीं है। जी,
लेकिन फिर भी डॉक्टर जो हैं वो निष्काम सर्व कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं वो इसलिए काम करते हैं कि उनको दिल में सेवा की भावना है। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? हाँ, संघर्ष तो हमारी ज़िंदगी में शुरू से ही रहा है, जी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई चीज़ अचीव नहीं होती है। जो हम देखते हैं एक आइसबर्ग होता है, जैसे उसका एक टिप दिखता है समुंदर में, लेकिन जो उसके नीचे पूरा आइसबर्ग है वो किसी को नहीं दिखता। तो एक डॉक्टर को एक लेवल तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ी। जब उनके घर वाले बीमार हों तब भी वो मतलब उनको अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता, उनको अपने प्रोफेशन से रिलीफ नहीं मिलता है। और जब उनके घर में कोई किसी की डेथ हो जाए तब भी उनको अपने पेशेंट को अटेंड करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो डॉक्टर्स की लाइफ में आती है। जी, कोई टिप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਜੀ? अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले अपने जो है रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करवाओ कि आपको हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और आपको लाइफस्टाइल में क्या रिस्क फैक्टर हैं। उसके बाद आप उनको कंट्रोल करने की पहले से ही कोशिश करेंगे तो आपकी जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन होएगी नहीं ज़्यादा, और अगर होगी भी तो उसको स्लो डाउन आप कर सकोगे। और दूसरी बात यह है कि हमको अपनी थोड़ा डाइट पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमको उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जो उससे एक्सेस में हम खाते हैं उसकी वजह से हमारे बहुत सारे डिजीज़ पैदा होती है शरीर में। और फिज़िकल एक्टिविटी हमारे को खूब करना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आजकल जो जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा जैसे स्मोकिंग है वो आजकल सबसे बड़ा मौत का कारण बन रहा है। फिर अल्कोहल है, जो अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं वो भी एक मौत का बड़ा कारण है। मोटापा मौत का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। स्ट्रेस मौत का एक बड़ा कारण बन चुका है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में बीमारियां पैदा होती हैं। डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरा जो नया आजकल देखने में आ रहा है कि लोग अपने रिलेशनशिप्स में जो है बहुत ही स्ट्रेस लेते हैं और उनके यूजुअली जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप्स जो होते हैं एक घर वालों के साथ रिलेशनशिप होता है, एक अपने कोलीग्स के साथ होता है, एक अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जो अपने स्पाउस के साथ, वो सारे रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो कई लोग होते हैं वो निभा नहीं पाते रिलेशनशिप्स और वो आइसोलेटेड रहते हैं, तो उन लोगों को भी हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा होता है जी। और बहुत सारे जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाए तो उसको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है, उसको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क ज़्यादा होता है, उसको स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और सिमिलरली जिसको डायबिटीज़ हो जाए उसको ये सारी और बीमारियां होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर हम अपने रिस्क फैक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे को बहुत सारी एक्स्ट्रा डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। तो दुनिया में जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन भी यही कहती है कि एक टीम अप्रोच होना चाहिए। और 2011 में एक हमने खुद भी एक ट्रस्ट फ्लोट किया था कार्डियोमर्जन के नाम से, जिसका कि मैं ग्लोबल चेयरमैन भी हूँ। और उसमें भी हम यही प्रमोट करते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो टीम अप्रोच के साथ होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट देना चाहिए, जिसमें कि केवल सर्जरी ही नहीं बताना है, उनको प्रिवेंशन से शुरू करना है। प्रिवेंशन प्राइमोर्डियल होती है जब रिस्क फैक्टर नहीं आए हैं, और जब रिस्क फैक्टर आ गए हैं तो फिर प्राइमरी प्रिवेंशन होती है। उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस होता है, और जो पहले ट्रीटमेंट होता है उसमें हम अनकन्वेंशनल मेथड्स को भी जो उनका सूटेबल स्थान है वो देते हैं, जैसे कि योगा हो गया, जैसे म्यूज़िक थेरेपी है, और जैसे फिज़िकल एक्टिविटी है, डाइट कंट्रोल है,
और जहाँ जहाँ फिर लेटर ऑन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मेडिसिन का भी सही उपयोग किया जाता है, और बाद में जब इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है फिर कौन सा सही इंटरवेंशन करना है वो हम लोगों को एडवाइस करते हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो नए आ रहे हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी आई, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो नया टेक्निक आए वो ही सही हो या उसी से लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो या वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो। तो हम ओवरऑल ये देखते हैं कि जो नए टेक्निक आ रहे हैं उसका सही उपयोग क्या हो सकता है और उसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है ताकि वो सब लोग उसको अफोर्ड कर सकें। ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਵਾਕਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।